बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया है, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको सारी उसकी समरी बताई थी। समरी से मुराद ये है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसके बगैर हम चल नहीं सकते थे। फिर हमने इसके बाद पढ़ा आपके पास जूसेस पढ़े, मतलब हमने पढ़ा सलाइवा, हमने पढ़ा पेंक्रियाटिक जूस, और हमने क्या पढ़ा इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस पढ़ा था। ओके, इंटेस्टाइनल जूस आई थिंक इसने डिस्कस नहीं किया। तो मैंने एक बात कही थी, जैसे आपको अनाटोमी समझ आ जाएगी, जैसे आपको जूसेस समझ आ जाएंगे, तो आपको बाकी समझना बहुत आसान आ जाएगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है ये देखिए, वो कहता है जी हमने आज दो टॉपिक पढ़ने हैं कि हमने डिस्कस करना है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, ठीक है। और इसी तरह हमने पढ़ना है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, ठीक है। तो इससे पहले तो हमने पढ़ा था डाइजेशन इन ओरल कैविटी, डाइजेशन इन द स्टोमिक, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में तो होती ही नहीं है। इसके लिए जब आपको वो कंसेप्ट, बात एक ही है कि जो कोई कहे कि डाइजेशन इन द ओरल कैविटी, डाइजेशन इन द स्टोमिक। जब हम बात करेंगे कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आगे ही वो पूछेगा कि आल्सो राइट ए नोट ऑन एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज करेंगे ना, है? तो जब ये डाइजेस्टेड हो जाएगी तो फिर इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी। ओके, इसी तरह इनकी यह कार्बोहाइड्रेट की गैली। इसी तरह जब हम कहेंगे कि प्रोटीन की डाइजेशन को डिस्कस करें और साथ में क्या डिस्कस करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन को भी डिस्कस करें। ठीक है, ये याद रखिएगा कि एब्जॉर्प्शन कहते किसे हैं। जब आपने कोई भी ओरल रूट कोई भी रूट इस्तेमाल किया है, कोई भी रूट इस्तेमाल किया है, और वो वहाँ से कहाँ चली जाए, ब्लड में। मसलन आपने चीनी खाई है तो ग्लूकोज बन गया डाइजेशन से, तो ये जीआईटी ट्रैक से ये सीधा चला गया कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में हम तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो यहाँ मैंने एग्जांपल ली ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज ओरल कैविटी से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो ये ब्लड में गया, तो एक जगह से दूसरी जगह गया है, तो हम इसे बोलते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म होगा तो वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या होता है मैकेनिज्म? देखिए जी, कोई एक चीज़ है एक जगह से चल के दूसरी जगह जाती है, इसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। कोई चीज़ होती है जो एक ही जगह पे आगे टू एंड फ्रो मूवमेंट करती है, इसे ओसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसिलेशन कहते हैं। देखिए दरख्त जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते, मूवमेंट करते हैं, अपनी जगह हिलते रहते हैं, जबकि इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब ग्लूकोज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो याद रखिएगा कि कोई भी, हमने पहले छठी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो वो उसमें ये होता है कि जी पहला अमल होता है डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। बेटा ये बातें बार बार आएंगी, ठीक है। फिर दूसरा अमल क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। दूसरा क्या होता है? अपना देखिए, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन होती है, और एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का लफ्ज आएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का लफ्ज आएगा। और एक आएगा सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन का लफ्ज है। डिफ्यूजन का लफ्ज आएगा, ठीक है, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन का लफ्ज आएगा, और इसके अलावा किसका लफ्ज आएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। ये बात समझ आइए ना, ये बार बार लफ्ज आएंगे इसके अंदर। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ
मालिक्यूल्स कहाँ से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर concentration, higher concentration to lower concentration without using एनर्जी के इस्तेमाल किए बगैर। तो हम इस ये लफ्ज़ ये आपके पास आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, इसको हम पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव। क्या कहते हैं? पैसिव डिफ्यूजन। देखो बेटा, कंसेप्ट की बात है, कभी भी जिंदगी में ना भूलना। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब होता है विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। मतलब जैसे एक दरिया में पानी का बहाव इस तरफ है, इसमें एक जूते या कोई थैला जा रहा है, मूव कर रहा है, वो खुद ब खुद करता जाएगा ना, है। जब आपने इसको दोबारा इस तरफ लेना पड़ेगा तो आपको एनर्जी लेना पड़ेगी, जबकि इस तरफ तो खुद ब खुद जा रहा था। ठीक है, ये फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। जहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे? पैसिव डिफ्यूजन। ओके, मतलब जैसे एक एक मालिक्यूल है, इसने मूवमेंट करना है, यहाँ पहुँचना है, ये मूव कर ही नहीं सकता। सबसे पहले ये अटैच होगा किसके साथ? एक प्रोटीन के साथ। ये प्रोटीन यहाँ पे जाएगी और ये मालिक्यूल अलग हो जाएगा और प्रोटीन भी अलग हो जाएगी। ओके, तो इसकी देखिए यहाँ भी एनर्जी नहीं लगी, यहाँ भी मूवमेंट हायर टू लोअर है। जो डिफ्यूजन में थी तो वो मालिक्यूल खुद मूव किया इस तरफ। ओके, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनर्जी। यहाँ पे उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे उसे हेल्प ली है एक प्रोटीन की। तो इसे कहते हैं फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? हाँ, तो जब भी आप आएगा तो फैसिलिटी, ये भी पैसिव ही होती है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन के साथ बाइंडिंग होती है, तो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होती है। ठीक है, वो प्रोटीन होगी तो ट्रांसपोर्टेशन होगी, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। ओके, अच्छा, फिर कोई मूवमेंट होती है फ्रॉम, अब मतलब जैसे मैंने कहा था ना कि ये आपके पास मूवमेंट है, अगर हाई ये ऑपोजिट साइड में जाएंगे तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रॉम क्या करते हैं जी? मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं फ्रॉम हायर लोअर टू हायर की तरफ, लोअर टू हायर की तरफ। तो इसके लिए हमें एनर्जी यूज़ करना पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगी? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस एनर्जी यूज़ करना पड़ेगी। ओके, तो ऐसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हुई? मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, हाँ जी, लोअर कंसंट्रेशन। फ्रॉम हायर, सॉरी, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन with the use of energy, with the use of energy. Okay, in the form of ATP। अब देखो भैया, मैंने इसमें कुछ समझाया है। अब आप कहेंगे जी बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया। क्या ज़्यादा पढ़ा है? 3 लफ्ज़ ही तो बताए हैं, डिफ्यूजन बताया है, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन बताया है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की है। तो उसमें क्या बताया? मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर एनर्जी विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। और फैसिलिटेटिव में क्या बताया कि विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन फ्रॉम हायर टू लोअर। और इसके अगेंस्ट जब एक्टिव की फ्रॉम लोअर टू हायर विद द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इज क्लियर? किसको समझ नहीं आई? आपको समझ आ गई कि नहीं? तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक है 2 तरह से। एक कर रहा है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर वो कहता है एब्जॉर्प्शन भी कह रहा है, फिर दूसरा एब्जॉर्प्शन के लिए 3 मैकेनिज्म में से किसी किसी का नाम आएगा। ओके, फिर वो कह रहा है कि जी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो इसीलिए इसका समझना बहुत ज़रूरी था, तो जिसके लिए मैंने, हाँ, और सेकेंडरी की बात की है। सेकेंडरी के लिए मूवमेंट देखिए, मेरे पास ए मालिक्यूल है और मेरे पास एक बी मालिक्यूल है। मैंने यहाँ से गुजरना है। अगर पहले ए जाएगा, ठीक है, तो फिर उसके पीछे बी जाएगा। अगर ए नहीं जाएगा, मतलब मेरे दोस्त मेरे साथ कोई मेरे घर जाता है, तो मैं पहले इंटर होऊंगा तो उस इशारा उसे कहूँगा बेटा आप भी अंदर आ, मेरा स्टूडेंट है, वो अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर घर मैं नहीं हूँगा तो वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ओके, तो इसी तरह मेरी बात समझ आ गई ना इस एग्जाम्पल से?
तो पहले जो होता है ना वो सोडियम आयन जो है ना वो पेनिट्रेट करता है, ओके। जैसे सोडियम आयन इन्फ्लक्स करता है उसके फौरन बाद दूसरा मॉलिक्यूल इन्फ्लक्स करता है, तो इसको कहते हैं स्कैन इन्फेक्शन। भैया समझ आई है? मैं आपको रटा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। बस आपको ये 3 लफ्ज़ आने चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। पेपर में तो इस तरह, एनटीएस के पेपर में इस तरह आप पास होते हैं। तो ये आपका जनरल कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो गई। अब आपने पढ़ना है, देखिए जब हमने पहले दिन ही पढ़ा था, देखिए बिलीव मी आप बुक को पढ़े ही ना, इस प्लीज मोबाइल बंद कर दें, आप इस अंदर रख दें, ठीक है। अच्छा देखिए आपने इस तरह देखिए, आप ज़रा गौर से देखिएगा, हमने पहले दिन से शुरू हुए, हमने कहा कि डाइजेशन ओरल कैविटी, क्या ओरल कैविटी में किस चीज़ की डाइजेशन होती है? मेनली कार्बोहाइड्रेट की, लेकिन पार्शली होती है। क्या होती है? हाँ जी, वहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है? आप तो है नहीं, आपको क्या पता होगा, तुम बताओ एंजाइम क्या होगा ओरल कैविटी में? ये लफ्ज़ पढ़ाना था और आप शोर मचाते बहुत पढ़ा दिया। हाँ जी, कौन सा होता है जी? अमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है? और टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी पीएच क्या होती है बेटा? हाँ, ये 7.7 पे ये एक्टिव होता है, 7 पे, 6 to 7 तक, हाँ 6.8 पे, लेकिन इसमें वो लिखता है 68 तक ये एक्टिव होता है। कौन बोला? अमाइलेज। और इस अमाइलेज का नाम क्या होता है? अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज। तो ये कौन पैदा करता है? ये पैरोटिड ग्लैंड प्रोड्यूस कर, जो सलाइवा पैदा करता है, और सलाइवा के अंदर ही तो ये होता है पैरोटिड ग्लैंड। अब इसमें कौन सी किधर से थी जो आपको समझ नहीं आई, ठीक है ना। तो ये देखिए ये आपका एक पोर्शन हो गया था, और इसमें कन्वर्जन एंड प्रोडक्ट क्या बना था हमारे पास? अगर स्टार्च है तो हम खाते तो ज़्यादा स्टार्च ही है ना, चावल है, फ्रूट है, गंदम है, ये सारी स्टार्च है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? ये कन्वर्ट हो जाएंगी माल्टोज में। किस में? माल्टोज में, ठीक है। बाकी आप लिख दें माल्टो ट्राइगोज लिख दें, डेक्स्ट्रिन लिख दें, ठीक है। डेक्स्ट्रिन क्या होता है कि इस 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6, 7, 9 ग्लूकोज के मालिक्यूल अटैच हो, जैसे फ्रैगमेंट बन गया ना। देखिए एक फ्रैगमेंट था, ये बहुत बड़ी स्टार्च है, 100 से है। अगर ये 2-2 के बन गए तो क्या बन गया? माल्टोज। अगर 3 हो गया तो ट्राइगोज, ओके। अगर 3 से ज़्यादा 9 तक हैं तो क्या बन गया? डेक्स्ट्रिन बन गया। इसमें कौन सी किधर से है? अल्टीमेट बनाना हमने क्या है? ग्लूकोज है। क्या बनाना है? ग्लूकोज, ओके। समझ आई कि नहीं? तो ये हमने कल ही पढ़ा था उसी दिन, ये चीज़ें सारी हमने पढ़ी हुई हैं कि अल्फा माइलेज का पढ़ा, 7pH का पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि ये कौन सलाइवा पैदा करता है, सलाइवा में एंजाइम कौन सा होता है। और ये तो इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन होगी तो हम लिखेंगे मेनली इन ओरल कैविटी, इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में जो कुछ हुआ आपने लिख दिया। ओरल कैविटी में बेटा क्या हुआ था? यही तो हुआ है कि अल्फा माइलेज है, अल्फा अमाइलेज है। अल्फा अमाइलेज को किसने किया? पैरोटिड ग्लैंड में, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इस सलाइवा के अंदर ये एंजाइम मौजूद हैं, ठीक है। और ये एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को किस में करता है? किसमें? माल्टोज में, और माल्टोट्राइगोज में, और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें और क्या है यार, और समझ आ गई कि नहीं है? तो अब यहाँ तक यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर हम आए थे स्टमक में। स्टमक में हमने, अच्छा और एक और चीज़ भी ज़रा याद रखिएगा। अब होता क्या है, देखिए ये जो अमाइलेज है ना, अल्फा अमाइलेज, ठीक है, ये किस में है? सलाइवा में। सलाइवा में है ना। तो ये ओरल कैविटी में प्रोड्यूस हुआ सलाइवा में, तो ये ओरल कैविटी में काम हो गया। लेकिन जैसे ही खुराक जाएगी तो साथ में सलाइवा साथ जाएगा, तो साथ में अमाइलेज भी साथ जाएगा, तो ये स्टमक के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। तो इतनी एसिडिटी तो नहीं होगी। तो ये 3 से 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट, ये तो जल्दी में बैठा खाई जा रहा है, निगली जा रहा है, निगली जा रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट फैट स्टमक में मौजूद होगी कि नहीं होगी? होगी ना। लेकिन स्टमक के पास कोई सच एंजाइम नहीं है। तो लेकिन ये जो सलाइवा ऊपर से गया था साथ में, तो स्टमक में वो 3 से 4 घंटे तक, जब तक वो एक्टिव रहता है,
अपने कार्बोहाइड्रेट को इसमें कन्वर्ट करता रहता है। ओके, जैसे 3 से 4 घंटे गुजर जाते हैं तो जो अमाइलेज होता है वो pH 4 से डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, खुराक को चुबा चुबा के खाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज पैदा हो। तो कि अगर ओरल कैविटी में नहीं तो स्टमक में भी इसका प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए। इस क्लियर? तो ज़्यादातर मैंने कहाँ पे जिक्र किया? ओरल कैविटी में। फिर उसका कंटिन्यूस पार्ट किसका दिया? स्टमक में। वो किसकी वजह से था? वो सलाइवा ही की वजह से था। और वो कहाँ से आया हुआ था? अमाइलेज सलाइवा जो स्टमक में पहुंचा। तो वो कितने घंटे तक काम करता है? 3 से 4 घंटे तक। जब 3 से 4 घंटे तक गुजर जाएंगे तो उसका क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कौन डिस्ट्रॉय करेगा? एसिड। कौन डिस्ट्रॉय करेगा? क्योंकि हमारे पास ये तो 6 से 7 तक एक्टिव रहता है, ठीक है, लेकिन इसकी एक्टिविटी 4 पर क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। और आपको पता ही है कि जैसे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है, pH 1 to 2 to 3 रहती है, तो 4 पहुँचेगी तो वैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस क्लियर? तो पहला स्टेप आपका हो गया यहाँ पे ओरल कैविटी विद कंटिन्यूअस इन स्टमक। नेक्स्ट है जी आपके पास पेंक्रियाटिक जूस। चलिए हम सीधा कह देते हैं कि क्या कहते हैं? हम सीधा कहना है कि इन इंटेस्टाइन, इन द इंटेस्टाइन, इन द, अरे बच्चे इधर देखो, ओरल कैविटी की बात कर ली ना, तो अब हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन। इन किसकी वाला? डाइजेशन ऑफ हाँ जी कार्बोहाइड्रेट्स। कहाँ पर? इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, हमने ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट मुंह से लिया तो पार्शियल डाइजेशन हो गई। अब जैसे वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, जैसे इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और एट लीस्ट इन माल्टोज। ओके, पर इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ओके, लेकिन पीछे तो ग्लूकोज नहीं आ रही ना। अब हमने क्या करना है? हमें पता है कि जो होता है ना पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाटिक अमाइलेज। अब पेंक्रियाटिक अमाइलेज कहाँ से आएगा? पेंक्रियाटिक जूस से आएगा। पेंक्रियाटिक जूस से आएगा। ये कहाँ पे दाखिल होगा? पेंक्रियाटिक जूस से। पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाज ने पैदा किया और ये कहाँ पे जाएगा? यस, ड्यूडिनम में दाखिल हो जाएगा। ओके, ड्यूडिनम में दाखिल हो जाएगा। तो इसमें जो अमाइलेज होता है ना, उसे कहते हैं पेंक्रियाटिक अमाइलेज। क्या कहते हैं? तो ये 30 to 40 टाइम्स मोर पोटेंट होता है। मोर पोटेंट होता है और 70% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि आपके मुंह में तो खुराक बड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है, जस्ट फ्यू सेकेंड। और वैसे भी आजकल हरी बड़ी करी का दिन है तो बंदा 2 सेकेंड के बस निकलो और भागो, ऐसे है ना। तो ज़्यादा काम फिर कौन करता है? आपका ये अमाइलेज। और काम बिल्कुल वही करेगा जो हमारे किसमें हुआ था? ओरल कैविटी में। क्या करेगा? जो कार्ब्स होंगी उनको किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में, माल्टोट्राइओज में और डेक्स्ट्रिन, अल्फा डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? समझ आई कि नहीं? तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा अब बात आ जाती है फिर इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ये देखिए ये ड्यूडिनम है ना, ये ड्यूडिनम जिजुनम में होते हैं, इलियम में ये काम नहीं होता। ये विलाई होते हैं ना, इनकी वाज में ये होते बुशो बॉर्डर। ये देखिए यहाँ पे ये विलाई लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं बुशो बॉर्डर कहते हैं, यहाँ माइक्रो विलाई होते हैं। देखिए ना, एक विलाई है ना, है ऐसे, तो इसके ऊपर फिर और विलाई होते हैं, छोटे छोटे धागे। तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, माइक्रो विलाई। और ये किस पे होते हैं? बुश बॉर्डर में, बुश बॉर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर इस विलाई पर अपना
जो होते हैं एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से? माल्टेज, कौन से? माल्टेज और सक्रेज और लैक्टेज और लैक्टेज। ये क्या है हमारे पास? एंजाइम्स हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं, ठीक है। और वो कौन पैदा करती है? ग्लैंड्स होती हैं ऑन द बुश बॉर्डर ऑफ द विलाई, ओके। तो ये क्या करते हैं? ये माल्टोज को किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज। किस में? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के मालिक्यूल में। और सक्रेज क्या करता है? सक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। लैक्टेज क्या करता है? ये लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। हाँ जी, कौन बताएगा? माल्टेज किसको कन्वर्ट करता है? भाई देखो ना, माल्टेज है तो माल्टोज पे काम करेगा, लैक्टेज है तो लैक्टोज पे काम करेगा, और सक्रोज है तो सक्रेज है तो सक्रोज पे काम करेगा। अच्छा, सक्रोज जब हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनेगा? हाँ, सक्रोज जब हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनेगा? है? हाँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसे केन शुगर भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू से आते हैं पेपर में, एनटीएस में बेटा। अच्छा, और लैक्टेज किसे जो है, लैक्टोज को इसे मिल्क शुगर कहते हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। और देखिए ये सारे मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस हो गए। कहाँ से? हमने कार्बोहाइड्रेट दी। तो आपकी बुक में थोड़ा सा इसने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उससे ज़रा याद रखिए। उसने लिखा है स्टार्च, ओके। स्टार्च दो तरह के, दो हिस्से होते हैं, ठीक है ना। एक होता है अमाइलोज। क्या होता है? अमाइलोज। कोई पूछे ना अमाइलोज क्या है, तो आप कहेंगे कि ये पॉलीसैकेराइड है और स्टार्च है। इसके दो यूनिट होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन में होते हैं। देखो, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ऐसे लंबी स्ट्रेट चेन में, ओके। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अमाइलोज। और एक लफ्ज होता है अमाइलोपेक्टिन। क्या होता है बेटा? अमाइलोपेक्टिन। तो ये क्या होता है? ये ग्लूकोज ग्लूकोज है ना, तो यहाँ पर ब्रांचेस आ जाती हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज, यहाँ से ब्रांचेस आ जाती हैं, ओके। फिर यहाँ पर ऐसे ब्रांच आ गई, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, फिर यहाँ पे ब्रांच आ गई, ओके। तो फिर यहाँ ग्लूकोज की ऐसे ऐसे ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन। तो आपने याद रखना है कि अमाइलोज में क्या होते हैं? ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन में होते हैं और इसकी ब्रांचेस होती हैं। इसमें सिर्फ 1,4 लिंकेज होती है, 1,4 लिंकेज होती है, और इसके अंदर 1,4 के साथ 1,6 भी लिंकेज होती है। तो ये ब्रांचेज है ना, ये देखिए 1,4 और ये 1 और 6। 1 से मुराद क्या है? कार्बन नंबर। देखिए ये कार्बन नंबर 1, और ये यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 है। ये 1,4 लिंकेज है। लेकिन यहाँ पे देखो 1,4 ये 1 है और ये 6, तो 1,6 पोजीशन पे। अब पता लगा है आपको? ये होता है लेक्चर का आपको एडवांटेज, 1,4,1,6 लिंकेज। तो आपको लिखा हुआ, आप पैड को देखेंगे ना, लिखा होगा अमाइलोज, नीचे लिखा हुआ अमाइलोपेक्टिन, साथ में लिखा होगा 1,4 और इधर से 1,6 लिंकेज। तो अब इसमें जो ये होगा ना अमाइलोज, इससे बनेगा माल्टोज ट्राइओज अल्फा डेक्स्ट्रिन। तो इसके साथ भी ऐसे बनेंगे माल्टोज ट्राइओज और अल्ट्रा डेक्स्ट्रिन। वट एवर, आपके पास कोई भी माल्टोज डाइसैकेराइड्स बन गया है, तो फिर वो जब बाकी काम किसका है? ये तो अमाइलोज ने किया ना। याद रखिएगा अमाइलोज काम इसी के ऊपर करता है, ठीक है। तो सिर्फ डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनेगा, उसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। क्लियर हो गया? तो जिससे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, डेक्स्ट्रिन, सेम वर्ड ना लिखिए, ये भी लिख देना, आपको नंबर कोई नहीं काटेगा। और जब आप एमसीक्यूज करने बैठेंगे तो आपको यही समझ आएगी, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो। फिर बेटा देखिए यहाँ पर ये बाकी काम आसान हो गया। वो आसान काम किसने किया? इंटेस्टाइन ने किया।
हमने तो कहा था कि इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, अगर आपके पास माल्टोज है तो वो हाइड्रोलाइज होगा। क्यों? उसके अंदर एक एंजाइम है माल्टेज, उसके अंदर आपने सुक्रोज डाइसैकेराइड लिया तो माल्टेज। तो इसी तरह आपके पास सुक्रो अपना फ्रूट शुगर है, सुक्रोज है और लैक्टोज है, तो उससे ग्लूकोज 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 फ्रक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज, उससे नाउ दे आर रेडी फॉर द अब्जॉर्प्शन। एक बात याद रखना, ये जितने नाम मैंने बताए हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सारे के सारे क्या हैं, मोनोसैकेराइड हैं। नहीं समझ आई? आप देखो ना, डाइजेशन इन ओरल कैविटी समझ आई, स्टमक की समझ आ गई और इंटेस्टाइन में भी समझ आ गई। अमाइलेज की बात हो गई, क्योंकि स्टार्च सबसे बेहतर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। अमाइलोज का पता लग गया कि स्ट्रेट चेन है, अमाइलोपेक्टिन का पता लग गया, और आपको ये भी पता लग गया कि 70% डाइजेशन जो होती है वो इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, और उसमें जो काम करता है वो जो होता है ना, कौन सा है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये 30 to 40 टाइम मोर पोटेंट होता है। ठीक है, तो उससे बनता क्या भाई, ये डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, डेक्स्ट्रिन वगैरह बनती हैं। ठीक है, तो फिर इंटेस्टाइनल जूस फर्दर इसे कंप्लीट कर देता है। ओके, तो ये आपका जो है ना डाइजेशन ऑफ हो गया। अब आता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? देखो बेटा, याद रखना, इसकी अब्जॉर्प्शन भी ड्यूडेनम में होगी, इसकी अब्जॉर्प्शन भी क्या ज़्यादा कम होगी, जिजुनम होगी, इलियम में कम, क्योंकि वहाँ पे विलाई कम होते हैं। ये क्लियर? अब कैसे होती है देखिए, वो कहता है आपके पास अगर ग्लूकोज है, ये मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ओके, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दोनों जो हैं, ये देखिए ये, और इसके बाद आता है फ्रक्टोज। क्या आता है? फ्रक्टोज। इवन कि कुछ डाइसैकेराइड्स, माल्टोज, ये भी अब्जॉर्ब होके ब्लड में चले जाते हैं। ओके, तो वो कहता है कि जो आपकी जो फ्रक्टोज होगी ना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगी। किसके थ्रू जाएगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। किसके थ्रू जाएगी? और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने पहले समझा चुका हूँ आपको, समझा चुका हूँ कि नहीं समझा चुका? और फिर देखिए आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये क्या, फैसिलिटेटिव, यानी कि विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन के। उसकी वजह क्या है, तो उस प्रोटीन पर बाइंडिंग साइट्स होती हैं जहाँ ग्लूकोज और गैलेक्टोज अटैच हो जाते हैं और आराम से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना? और ग्लूकोज के लिए अब्जॉर्प्शन में सेकेंडरी क्या होती है, सेकेंडरी अब्जॉर्प्शन होता है। पहले सोडियम का इन्फ्लक्स होता है और फिर उसके बाद ग्लूकोज का रास्ता बन जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे आवर लेक्चर। बहुत आसान है, पहले सारी पढ़ी हुई बातें हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप इतना लिखेंगे कि जैसे लिखा था ना, डाइजेशन इन द ओरल कैविटी, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने ओरल कैविटी में जो कुछ हुआ था वहाँ पे माइलेज ने किया, किसने पैदा किया, किस पीएच पे किया, बस थोड़ी सी मैंने आज बात की। जो बाकी सलाइवा जो स्टमक में जाएगा, जो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट और उसको भी ये डाइजेस्ट करे, इतनी सी बात की। फिर मैं गया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में मैंने क्या बात की? इंटेस्टाइन में यही कहा है ना कि भाईजान कि वहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस का जो वो ज़्यादा काम करता है वो किसको, माल्टोज में, डेक्स्ट्रिन में वही काम करेगा जो ओरल कैविटी में हुआ। लेकिन इसके अलावा भी जो वाल्व्स होती हैं किसके भला, स्मॉल इंटेस्टाइन, बुश बॉर्डर का मैंने बता दिया विलाई पे, वहाँ पर एंजाइम्स अटैच होते हैं, उनका नाम क्या होता है, माल्टेज, गैलेक्टेज, सक्रेज और लैक्टेज। तो वो कन्वर्ट कर लेते हैं। जब आपके पास मोनोसैकेराइड्स आ गए, डाइसैकेराइड्स आ गए, मोनोसैकेराइड, तो डेफिनेटली अब्जॉर्ब हो जाना है किसके थ्रू, बाय द कोई या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी या फैसिलिटेटिव होगी या सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो उसमें से ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये जो है फैसिलिटेटिव के साथ जाती हैं, फ्रक्टोज जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ जाती हैं, ग्लूकोज के लिए वो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र करता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा उसने जिक्र किया, लेकिन लिखा है ऐसे ग्राफ में, आपको पता भी नहीं लगेगा इसका क्या मतलब है। लिखा है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलो, और ज़रा बुक निकालें, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी चलता रहे आगे हमने क्या क्या पढ़ा है। बुक निकालें, देखिए बेटा आपको पास लिखता है, निकालिए बेटा, बुक निकालिए। ठीक है, देखिए ये लिखता है पेज नंबर मैंने 129,
तो लिखता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए देखिए ये लिखता है पेज नंबर 128 पे लिखता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए वो लिखता है पहले माउथ एंड स्टमक, क्या लिखता है, माउथ एंड स्टमक, कहाँ पे हो, माउथ एंड 125 है, माउथ एंड स्टमक। देखो बेटा साफ लिखा हुआ है, देखो हेडिंग में लिखा हुआ है ना, स्टार्च अमाइलेज, देखिए माल्टो, माल्टोज, ट्राइओज एंड लिमिटेड डेक्स्ट्रिन। ओके देखिए ये साफ लिखा हुआ है कि इन टू माल्टोज में स्टार्च जो है ना ये कन्वर्ट हो रही है। अच्छा फिर देखिए 3 to 5% ऑफ ऑल द स्टार्चेज ईटन कैन बी हाइड्रोलाइज, ये मुंह में सिर्फ 3 से 5% तक हाइड्रोलाइज होती है। ओके अच्छा फिर बाकी कहाँ चली जाती है, क्योंकि बहुत स्मॉल शॉर्ट पीरियड में जाती है, फिर इसके बाद वो कहाँ चली जाती है, अपना स्टमक में, वहाँ पे अल्फा अमाइलेज है। देखिए 1 से 3 आवर्स तक, 1 से 3 आवर्स तक ये काम करता है, क्योंकि 6 से 7 pH तक एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे pH से ये 4 होती है तो डिस्ट्रॉय। ओके फिर देखिए अगले में लिखता है स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर वही लिखता है कि पोटेंट पेंक्रियाटिक अमाइलेज, तो ये जो पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है ये पोटेंट होता है, यानी कि ज़्यादा ताकतवर होता है। आल्सो जस्ट इट इज सिमिलर फंक्शन, बिल्कुल वैसे होता है जैसे सलाइवा का होता है, ठीक है ना, और ये 15 to 30 टाइम्स मोर पावर, ये आपका एमसीक्यूज हो गया, ठीक है ना। ड्यूडिनम एंड मिक्स विद द पेंक्रियाटिक जूस, ऑल द स्टार्च इज डाइजेस्टेड। आप देखिए उसकी समरी लिखी हुई है, लिखी हुई है ना बेटा, देखो यहाँ पे ये समरी आपको लिखी हुई है, ये नहीं लिखी हुई, ये देखिए ये लिखता है, देखिए स्टार्च, स्टार्च के ऊपर लिखा हुआ अमाइलोज, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखता है अमाइलोज, और नीचे लिखता है अमाइलोपेक्टिन। ओके अच्छा फिर देखिए यहाँ पे अमाइलेज, अमाइलोज के ऊपर लिखता है अल्फा अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज देखो ये माल्टोज और माल्टोट्राइओज को कन्वर्ट करता है, देखो देखिए ये ठीक है ग्लूकोज में, साथ में वो सक्रेज, लैक्टेज और ग्लूको अमाइलेज का जिक्र करता है। ओके ये तीनों एंजाइम मिलकर एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बना देता है, और हमारा तो यही है। फिर देखिए अमाइलोपेक्टिन है, तो अमाइलोपेक्टिन पे भी अल्फा अमाइलेज है, लिखा नीचे देखो, ठीक है। देखिए ये भी देखिए माल्टोज, माल्टोट्राइओज, डेक्स्ट्रिन, ठीक है, ये ब्रांचेस में है ना, तो इस तरह कॉम्प्लिकेटेड है, तो अल्फा डेक्स्ट्रिन है। फिर देखो फिर उसके ऊपर दूसरे एंजाइम हेल्पफुल जो पेंक्रियाट, जो इंटेस्टाइनल जूस में है, आपको पता ही नहीं लग रहा है कहाँ पे है, यहाँ ऐसे ही, यहाँ पे पेज नंबर बताएं भाई से, 125, 10 दफा वो कह रहे हैं ये। अच्छा अब देखिए माल्टोज है, माल्टोट्राइओज है और डेक्स्ट्रिन है, ठीक है मेरे बच्चे, और हेल्पर एंजाइम माल्टेज, सक्रेज, और ये, और देखिए ग्लूकोज का जिक्र हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए जब सक्रोज और लैक्टोज बन गया तो सक्रोज पे देखिए क्या आया, सक्रेज और लैक्टेज, तो देखो फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज और ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, ग्लैक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है। तो हमारा टारगेट अचीव हो गया कि नहीं हो गया। तो अब बच्चे हम बैठने के एमसीक्यूज आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो ये लिखता है कि माल्टोज किस में कन्वर्ट होता है, बैठे होते हैं गुग्गू बन के, ठीक है। ये देखिए कहता है कि हाइड्रोलाइसिस बाय द इंटेस्टाइनल, ये फाइन ऑन कर दो, देखिए इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंजाइम्स, देखिए द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंजाइम हाइड्रोलाइसिस डाइसैकेराइड एंड स्मॉल ग्लूकोज पॉलीमर इनटू मोनोसैकेराइड। क्लियर हो गया। These enzymes which include lactase, sucrase, maltase, dextrase and located in the membrane of the microvilli, मैं कहा था ना माइक्रोविलाई, ठीक है, जो पहले बाल निकले तो फिर उनके ऊपर और निकले होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बुश बार्डर। क्या कहते हैं, बुश बार्डर, बुश बार्डर ऑफ द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर देखिए अब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्टली अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड, यही कहा था, and only a small percentage is absorbed in the disaccharide form. Glucose and galactose is coupled with the active transport of sodium, active transport of the, देखिए coupled with active transport of sodium, तो इसे सेकेंडरी कहते हैं। पहले सोडियम जाएगी लोअर टू हायर कंसंट्रेशन पे, फिर उसके पीछे ग्लूकोज जाएगी।
ठीक है ना, फ्रक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटिव, ठीक है ना, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन द ट्रांसपोर्ट मोनोसैकेराइड देन मूव आउट ऑफ द एपिथेलियम सेल। तो इस ट्रांसपोर्ट एपिथेलियम सेल से निकलकर ये सीधा ब्लड, जनरल ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। इट इज़ ऑल टुडे अबाउट द, आज हमने बड़े आसान तरीके से पढ़ा कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमने फिर हमें हेडिंग्स दी। अगर वो हमें कह दे कि डाइजेशन इन द ओरल कैविटी तो हमें सिर्फ यहाँ तक लिखना है। अगर वो कह दे कि इन द इंटेस्टाइन हमने तमाम लिखना है। तो पूरा आपने वो पैराग्राफ जो स्कीम लिखी हुई है ना, तो आपने ज़ुबानी याद करनी है। फिर इनमें से बहुत सारे MCQs हैं। अब्जॉर्प्शन में मैंने बता दिया कि वही हमने ग्लूकोज बनाया, फ्रक्टोज बनाया और ग्लैक्टोज बनाया। तो कैसे बनाया, तो आपने विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज, अल्फा माइलेज और फिर पैंक्रियाटिक अमाइलेज, फिर माल्टेज, सक्रेज और लैक्टेज की मदद से हमने बनाया। ठीक है, तो मैंने रीडिंग भी करा दी। और ये इज देयर एनी क्वेश्चन इन एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन है क्या? ल्यूमन, देखिए किसी भी चीज़ का डायमीटर होता है ना, जैसे ब्लड वेसल्स है, हम ऐसे कह दें कि ब्लड वेसल का डायमीटर जो खला होता है, तो हम डायमीटर नहीं कहते, ल्यूमन बोलते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, जो जिसका उसका जितना डायमीटर होता है, गैप होता है खाली, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन। एपिथेलियम सेल्स होते हैं ना, तो उसको उसने क्रॉस करेगा तो ब्लड बन जाएगा। देखो पहले वो जाएगा किधर वाला, एपिथेलियम इंटेस्टाइन को कवर करेगा, फिर स्पेस से जाकर वो किधर जाएगा, ब्लड की एपिथेलियम को क्रॉस करेगा और फिर जाकर ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा। तो इसीलिए देखें आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ग्लूकोज के लिए, क्योंकि देखिए ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, इंटेस्टाइन में आपने कम है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो एनर्जी तो लगेगी, लेकिन कपल्ड विद द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, तो इससे सेकेंडरी अब्जॉर्प्शन। कपल्ड मैंने जब एक काम कर रहा है ना, तो साथ उसका दूसरा भी करे, अकेला ना कर सकते, उसे कहते हैं कपल्ड। कि कपल्ड यानी कि उसने मेरे साथ मिल के काम किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।